इसको निकालो। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, लाइकेन, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कौन आ जाएंगे? उभयचर, ठीक है। उभयचर बोलते हैं इनको, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर, क्योंकि रहते तो जमीन पर है लेकिन जिंदगी पूरी करने के लिए इन्हें क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। आगे लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप, ठीक है। बायोलॉजी की फ्रेंडशिप का मतलब क्या होगा? जीवों के बीच दोस्ती होती है। दोस्ती भी क्या होता है? दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, ठीक ऐसे ही यहाँ पे हेल्प करते हैं। कौन? शैवाल और कवक, क्योंकि लाइकेन को हिंदी में कहते हैं शैवाल। शैवाल दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, शैवाल और कवक, दोनों मिलके क्या बोले जाते हैं? शैवाल। आई बात समझ? लाइकेन सबसे बेस्ट एक बात और है जो आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? यानी कि पृथ्वी पर प्रदूषण है या नहीं है, इसको कौन बताएगा? तो कौन बताता है? लाइकेन। जहां प्रदूषण होता है वहां लाइकेन नहीं होती। कैसे पता चला? यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो आपने एक पढ़ा होगा शायद, अनुकूली विकिरण, 11th-12th में पढ़ा होगा। अनुकूली विकिरण, यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो लाइकेन गायब होने लगे थे। मौत का एग्जाम्पल है उसमें। मौत मतलब वो कीड़ा होता है ना, सफेद और लाल कीड़ा। तो जब जब सफेद लाइकेन था तो सफेद कीड़ा वहां पर रहता था, वो छुप जाता था लाइकेन्स के बीच में, लेकिन तो काले वाले कीड़ों को तुरंत पक्षी पकड़ लेते थे, मार के खा जाते थे, है ना। और जब औद्योगिक क्रांति आई, धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ा तो सफेद लाइकेन खत्म होने लग गई और फिर ब्लैक लाइकेन आने लगे। लाइकेन के ऊपर भी ब्लैक कलर आ गया। तो अब काली लाइकेन में सफेद वाली मौस जो थी, सफेद वाले कीड़े थे, वो छुप नहीं पाते थे तो उन्हें पक्षी मार के खा जाते थे। तो अचानक से जैसे जैसे लाइकेन बदली वैसे वैसे कीड़ों की संख्या भी बदलने लगी, ठीक है। तो फिर ब्लैक वाली छुप जाती थी ब्लैक के साथ, तो उन्हें नहीं पकड़ के खा पाते थे पक्षी। पक्षी से याद आया, अभी आपको पता होगा भरतपुर में संजय नगर में एक कौवा जो है उसकी डेथ हो गई। अब आप बोलेंगे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बात तो है। उस कौवे को उठाया गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया और उस पर जांच कमेटी बैठी है और उस पर रिसर्च हो रही है कि कहीं इसके अंदर बर्ड फ्लू तो नहीं था, क्योंकि अगर उसमें बर्ड फ्लू था तो इसका मतलब और भी पक्षियों में हो सकता है, और पक्षियों में है तो फिर तो वही पहले भी तो हुआ था बर्ड फ्लू की वजह से। कितने सारे पोल्ट्री फार्म बंद हुए थे, मुर्गी वगैरह की जो चिकन बिरयानी तंदूरी जो भी चल रहा है, तो सब पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना। तो इसलिए ऐसे एक कौवे का मरना वैसे बात तो खतरनाक है कि नहीं। इससे मतलब नहीं कि उसको बर्ड फ्लू था, वैसे भी कौवा एंडेंजर्ड में आ चुका है भाई। एंडेंजर्ड का मतलब खत्म होते। अब काले वाले कौवे कहाँ मिलते हैं बताओ? नहीं मिलते ना, श्राद्ध पक्ष वगैरह में बस बुलाते हैं उनको, वैसे तो कोई देखता भी नहीं है कहाँ है कि नहीं। तो धीरे धीरे वो मरते जा रहे हैं बेचारे। तो ऐसे जीवों का मरना गलत है। क्यों? क्योंकि आज हमारे लिए वो डायरेक्टली नहीं है तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली। आप ऐसे समझिए उसको, रिवेट पॉपर की एक थ्योरी चलती है, जीवों को बचाना क्यों जरूरी है। आप एक विमान में बैठे हो, ठीक है, विमान में बैठने के बाद आपसे कहा जाए, सभी यात्रियों से कहा जाए उतरते समय एक कील निकाल के ले जाना भाई। पहले एक दो कील निकलेगी, कोई कुछ होगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धीरे 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 सारी कील जब निकलेगी तो विमान रहेगा नहीं, वो तो कबाड़ा हो जाएगा। बताइए, जब विमान कबाड़ हो गया तो उसी तरीके से हमारा इको सिस्टम भी है। हम प्रकृति के ऐसे विमान में बैठे हैं जिसमें सारे जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए कि नहीं। मेढक मर गए, कम हो गए, तभी तो टिड्डी बढ़ गई। टिड्डियों को खाने वाले कौन थे? मेढक थे। और मेढकों को खाने वाले कौन थे? सांप, मोर। लेकिन न तो हमने सांप छोड़े, वहां पे प्लॉटिंग हो गई, घर बन गया आलीशान। अब सांप कहाँ गए पता नहीं। सांप नहीं तो मेढकों की जो इंडिया का जो राणा टिग्रीना मेढक था, उसकी विदेशों में बहुत डिमांड है। मेढक की टांग इंडिया से जाती थी विदेशों में,
और उसको खाया जाता था। फिर अब इंडिया ने बैन लगा दिया उसपे। बेटा कितना अचार बिकते थे, अब बकायदा बनते भी थे और इंडिया में ही बनते थे और अपने भरतपुर में ही बनते थे। तो कई बार तो टर्रक का अचार इस नाम से बिकते थे वो। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जिद लग जाती थी कि टर्रक का ही खाना है, पता नहीं क्या होता है टर्रक, ये नहीं पता होता था। तो टर्रक के अचार के नाम से मेढक के अचार बिकते थे। तो अब भाई मेढक दुनिया में ऐसे धीरे धीरे कम होते रहेंगे तो टिड्डियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? टिड्डियां बढ़ेंगी, कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर फसल बर्बाद होगी। अब तो असर पड़ा आप पर डायरेक्टली, नहीं तो मेढकों के कौओं के मरने से आप पर क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। जब पक्षी मरेंगे तो कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और ऑर्थ्रोपोडा तो वैसे भी वैरायटी के नाम पर सबसे बड़ा संघ है, आपको पता होगा। ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। तो इसलिए जीवों का बचना जरूरी है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? लाइकेन क्या होते हैं? प्रदूषण के सूचक। जहां पर प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन गायब होने लग जाते हैं वहां से। आगे बात समझ में? तो इसलिए सबका बचना जरूरी है हमारे बचने के लिए, ठीक है कि नहीं है? तब नहीं देखा कौवे मर रहे हैं कि पक्षी कितने मर रहे हैं, अब देखेंगे। क्यों? स्वाइन फ्लू हो गया तो हम मर सकते हैं। यही तो हमारी फितरत गलत है ना। शैवाल, शैवाल में क्या? अब शैवाल की बात करते हैं। देखो पौधों को ना, मतलब पादप को सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन चला था ना, अच्छा आप लोग पढ़ के रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो, दोनों किसकी शाखाएं हैं? बायोलॉजी की। बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है ना? किसको कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु के शिष्य थे, उनका नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अरस्तु ने ज्यादा जो डिवीजन वगैरह किया, ज्यादा जो एनालिसिस किया, वो सब कुछ किस पर किया? जंतुओं पर। तो जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी में किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों के लिए अरस्तु का नाम आता है। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने पौधों को कैसे बांटा? वृक्ष, झाड़ी और छुप। वो सॉरी, वृक्ष, छुप और शाख। छुप और झाड़ी तो एक ही चीज होती है। वृक्ष तो बड़े बड़े पेड़ हो गए, झाड़ी मतलब छुप हो गए, है ना, जो फैलते हैं। उसको छुप को ऐसे लिखते हैं, तो मतलब झाड़ी, जैसे गुलाब की झाड़ी हो, जो ज्यादा लंबे नहीं होते, फैलते हैं। तीसरा आता है शाख। शाख मतलब जिनमें लकड़ी नहीं होती, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, अभी तो पराठे चल रहे होंगे आराम से, है ना? तो ये सारे जो पौधे हैं जिनमें लकड़ी वगैरह नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? शाख। इसमें थियोफ्रेस्टस साहब ने बांट दिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा फिर धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा और छोटे छोटे जो पौधे हैं, अब तो क्या है, जिस कोशिका में कोशिका भित्ति मिल जाए वही पादप जगत में रख दी जाए, ठीक है ना। फिर विटैकर वगैरह है, उन्होंने पंचजगत प्रणाली की। तो इसी तरीके से पौधों के ना उन्हें दो उसमें बांटा गया, है ना, थैलोफाइटा। पौधों में एक तो हो गए वृक्ष, छुप, शाख वगैरह, इन्हें तो आप अच्छे से पहचान सकते हो। जिनमें जड़, तना, पत्ती, तीन चीजें होंगी, उन्हें आप क्या कह दोगे? प्लांट कह दोगे, पादप कह दोगे, है ना, ठीक है। लेकिन थैलोफाइटा में वो पौधे रखे जाते हैं जिनका शरीर थैलस के समान होता है। थैलस मतलब थैला नहीं, थैलस का मतलब होता है सुकाय। सुकाय का मतलब होता है धागे जैसा। कैसा होगा? धागे जैसा, ना जिसके ओर का पता ना छोर का पता, ना कहां से शुरू कहां खत्म, कुछ नहीं पता। ऐसी कंडीशन जो होगी, जैसे आपको एक मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊं, फिर आप बताना ये क्या हो सकता है। क्या कहोगे इसे आप? वाउचेरिया होता है, ठीक है, मैं बता दूं, शैवाल है, वाउचेरिया। तो आप ये क्या है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसके बेसिस पे आप इसे क्या कहोगे कि ये, अब इसमें बताओ जड़, तना, पत्ती कहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है धारा है, उसकी धागा है, उसकी ब्रांचिंग होगी, है ना, टहनी जैसी बनी, कुछ फैल गया, धागा उलझ गया, तो वो आते हैं थैलोफाइटा के अंदर, वो आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, कैसे पहचानेंगे? देखो कुछ करके देखना आप, है ना। आप इसे क्या कहोगे, आप बताना मुझे अभी, है ना, इसमें डायग्राम बना रही हूं।
क्या है ये, शायद आप बताओ अपने हिसाब से सोच। पत्ती है, समंदर में मिलती है, लाल लाल रंग की होती है, चमकीली चमकीली दिखती है, इसके ऊपर ये कवर होता है। पत्ती है ना ये, पत्ती नहीं है बेटा जी, यहाँ आंगली रखी ना, ये छू जाएगा सारा पूरा। वर्गोनिया होता है एनिमल, ऐसा एनिमल जो दिखता बिल्कुल पत्ती जैसा है और अंगली रख दी ना बस उसको मिल गया स्ट्रोपाइल, अपने छोड़। ठीक है, ऐसे ऐसे भी पौधे होते हैं। पौधे होते हैं, ये पौधे नहीं होते हैं, इन्हें कैसे कहोगे आप पौधा? अच्छा, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, देखा होगा आपने, तो ऐसा पौधा होता है जिसमें ऐसा फूल होता है, आप बोलोगे इसे फूल है, इसमें आपने जेली डाल दी, जेम्स डाल दिए, चॉकलेट को खा जाएगा। जेम्स तो टाइट होती है, ऐसी छोटी छोटी जेली डाल दी, कीड़े डाल दिए, खा जाएगा। नेपेंथीज वगैरह, ये तो ड्रॉसेरा का बनाया है ना, नेपेंथीज, घट पड़ने वगैरह कीट पक्षी पौधे देखे होंगे ना। अब बताओ, पौधे हमेशा लाभकारी होते हैं? नहीं, जो कीड़ों को भी खा जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, सुना होगा ना आपने। तो ऐसा जंतु जो दिखता पौधे की तरह है पर है जंतु, और ऐसा पौधा जो जंतुओं को खा रहा है, ठीक है, लेकिन वो है पौधा। कैसे पता लगाएंगे? सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसमें है, इसलिए इसे पौधा माना गया, इसमें नहीं है, इसको नहीं माना गया। समझ आ गई बात? तो ये है पैरामीटर्स। अब देखो भाई, थैलोफाइटा, तो आप इस तरीके से, इसलिए पता लगाना जरूरी होता है, इसलिए वर्गीकरण करना जरूरी होता है। वर्गीकरण आप डिटेल में पढ़ोगे थर्ड ईयर, ठीक है। अभी अपना फर्स्ट ईयर में क्या चल रहा है? एल्गी चल रहा है। तो एल्गी का मतलब, हाँ, इतना समझ में आ गया। एल्गी, ब्रैक्योफाइटा एंड लाइकेन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शैवाल की बात करें तो शैवाल किसे कहते हैं? शैवाल जनरली यूकेरियोटिक कोशिकाएं ऐसी होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और इन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी कोई विशेष संरचना नहीं होती है, ठीक है। मोस्टली शैवाल जो होते हैं, ज्यादातर शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी मिलेंगे, एक्सेप्शंस आर एनीवेयर, ठीक है। तो क्या हुआ? तो स्वपोषी, ठीक है, मुख्यतः ये स्वपोषी ही होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब इनके पास क्या होना चाहिए? लवक होना चाहिए। आपको कल ही बताया था, इनके पास हरित लवक नहीं होता है, पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम और हरित लवक में अंतर क्या है? पर्णहरिम तो रंजक है, कलर जो चाहिए, क्लोरोफिल जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और हरित लवक जो होता है वो क्या होता है? कोशिकांग होता है। वो कोशिकांग जिसके अंदर पर्णहरिम पाया जाता है उसे हरित लवक कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें अंतर क्या हो गया? हरित लवक इनमें डेवलप्ड नहीं होगा प्रॉपर। हरित लवक की तो संरचना कल बनवाई थी ना, जिसमें थैलेकॉइड होगा, ग्रेनम होगा, मिलकर के वो ग्रेना बोले जाएंगे, और थैलेकॉइड्स को आगे बढ़ा करके क्या बन रहा था उसमें? स्ट्रोमा लैमेली, पटलिकाएं बन गई थी। यहाँ ग्रेनम कुछ नहीं होता है इनके पास, पटलिकाएं उन्हीं में पढ़ रहे हो, ठीक है। छोटे जीव है, जरूरत कम है तो बनाएंगे भी कम, जो कम खाएंगे तो बनाएंगे भी कम ना। और एक गजब की बात, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक कहती है 12th क्लास की, आप पढ़ करके आए हो, अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ के देख लेना। हम लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हल्ला मचाते हैं, भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, यही तो लिख के आते हैं। आपके लिए निबंध आ जाए कि पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, CO2 की बढ़ोतरी हो रही है। उस सब को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला उदाहरण लिखते हैं बच्चे, कारण क्या है? डिफोरेस्टेशन, और पेड़ों का विनाश हो रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है, ठीक है भाई, जंगलों का विनाश हो रहा है, हम भी समझ रहे इस बात को, पर पेड़ लगाएंगे कहाँ? अब समस्या के कारण लिखने से ज्यादा जरूरी है कि हम निवारण लिखें, है कि नहीं है भाई? ठीक है, पेड़ लगाओ, हल्ला कॉपी में लिख देने से पेड़ लगाओ, क्या पेड़ लग जाएंगे? नहीं, पेड़ तो हमें लगाने पड़ेंगे। पेड़ लगाने के लिए हमें जगह भी तो होनी चाहिए जहाँ पेड़ लगे, क्योंकि आपको बताऊं, पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अकेला जो देता था उसका नाम क्या था? अमेजन का जंगल। अमेजन ऑनलाइन कंपनी नहीं, अमेजन का जंगल है, अमेरिका में अमेजन की नदी है, उस नदी के किनारे पर एक जंगल है, उसका नाम है अमेजन का जंगल, उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक
ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन वही देती है, लेकिन अभी सोयाबीन लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, ना खाने का टाइम है ना नहाने का टाइम है, सर्दी पड़ेगी, है ना। एनीवे, कुल मिला के खाने पीने का लोगों के पास टाइम नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दिया। अल्टरनेट ऑप्शंस का मतलब है कुछ ऐसा चाहिए हमें जिससे कि फटाफट बनाना ना पड़े, फटाफट सीधे खाया और न्यूट्रिशन पहुंच जाए शरीर के अंदर। तो सोया सॉस की डिमांड बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, सोयाबीन, ठीक है ना। ग्लाइसिन मैक्स उसका साइंटिफिक नाम, ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स, कभी कभी नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, वो 20% ऑक्सीजन, उसकी खेती करने के लिए जंगलों को काट दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, क्योंकि खेत है नहीं, सब में तो मकान बन गए, कंपनियां बन गई, अब घर, अब खेत कहाँ बने, खेत बनाने के लिए हमें जब जंगल काटे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, तो पृथ्वी का फेफड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर कौन रहेगा। कमाल की बात यह है, पृथ्वी की 90% ऑक्सीजन का उत्पादन शैवाल करते हैं। अब बोलोगे ये तो 20% है और ये 90% है, गणित तो गड़बड़ हो गई, है ना। यानी कि समझिए इस बात को, टोटल जो है ना, अब ये तो धीरे धीरे कम होती चली गई ना, तो अब ये कहाँ रहा 20%, समझ आई बात। तो ओवरऑल पूरे जंगलों की बात करें तो सभी जंगलों का 100% बैठ रहा है, उसका 20% ये वाले अकेले ये वाले जंगल पूरा कर रहे थे, बाकी 80% को दुनिया भर के इधर उधर के जंगल, मैडागास्कर वगैरह के, मलेशिया, जहाँ भी थाईलैंड वगैरह जितने भी जगह प्लांट है, और हमारा वो इंडिया क्या कर रहा है, 8% बायोडायवर्सिटी का दे रहा है पूरे विश्व को, ठीक है ना। बायोडायवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, उसमें पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझना आप लोग कि 90 टोटल पृथ्वी की 10% है ना, उस 10% को 100% माना, तब उस 100 का 20% दे रहा है, ठीक है। ये है कहानी। तो जंगलों में बात करी जाए तो 20% अकेला ऑक्सीजन दे रहा था, लेकिन पूरे पृथ्वी की 90% जो ऑक्सीजन है वो शैवाल देते हैं। तो बताओ, शैवाल को तो उगाना बहुत आसान है, शैवाल को तो उगाना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो कहीं पर भी उग जाएगी। आपको पता होगा अभी जो पृथ्वी पर उग रहा है ना, ये कहाँ काम आएगा, जो भी अब पढ़ा रही हूँ, ये काम आएगा शैवालों के आर्थिक महत्व, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है ये जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि थैलोफाइटा का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब क्लियर कट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। अब तक क्या पढ़ा हमने, इसके आर्थिक महत्व। अब जो घर बनाए जाते हैं ना, वो ग्रीन हाउस बोला जा रहा है ना, ग्रीन हाउस घर बनाएंगे, मतलब इको फ्रेंडली हाउस बनाएंगे। इको फ्रेंडली हाउस में ये है कि छत तो होगी कांच की और दीवारों पे होगा एलगी। दीवारों पे जब एलगी होगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, प्रदूषण वगैरह खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊपर क्या होगा, कांच होगा, लेकिन उसमें खर्चा बहुत है और रिस्क भी है। जिस दिन ओले पड़ेंगे उस दिन क्या होगा, है ना। इतना पतला कांच नहीं लगाया जाएगा कि कांच टूट जाए ओले से, पर हाँ फिर भी अगर मूसलाधार बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई, तब क्या होगा। दूसरी चीज, मेंटेनेंस ज्यादा हो गया ना, उसमें गर्मी भी तो बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है कांच से ऊर्जा आती जो है वापस नहीं जाती। ये तो ग्लोबल इफेक्ट है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी तो इसी तरीके से पड़ते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसमें थोड़ा अभी रिसर्च चल रही है। हालांकि दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय में ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें सारी दीवारें जो एलगी से बनी हुई है और ऊपर जो छत है उसकी वो कांच की बहुत, ठीक है। लेकिन भाई वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, वहां तो बन सकता है, हर इंसान इस तरीके का घर कैसे अफोर्डेबल भी देना, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरी चीज, हमें घर भी तो ऐसे चाहिए 4 मंजिल 6 मंजिल। अब ऊपर की छतें जब कांच की होगी तो दूसरे मंजिल कहाँ खड़ी करेंगे, रिस्की है वो, ठीक। तो इसलिए शैवाल की बात करें तो शैवाल थैलोफाइटा का एक उपसमूह है। और थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, सुकार, ठीक है। तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे लैटिन भाषा में शैवाल का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। शैवाल का मतलब क्या हो जाएगा, विटामिन पढ़ी होगी ना आपने, विटामिन ए बी सी डी ई एच एंड के, ठीक है। के ए बी सी डी ई
सी फूड का सोर्स जो है, ठीक है ना, उससे क्या होगा, एलर्जी, कई बार कुछ लोगों को एलर्जी होती है इसलिए वो ज्यादा अच्छा, सी फूड में एल्गी ही नहीं आता बल्कि जीव जंतु भी आ जाते हैं, वो समुद्री है ना। तो अब बात करें कि इससे समुद्री खरपतवार बोलेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इसके लक्षण। ये देखिए आप, इसके मुख्य लक्षण कौन कौन, ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण होंगे। पहला लक्षण क्या है, कोशिकाएं कैसी होती है, सबसे पहले तो कोशिका, या इसकी बात करें पादप काय। पादप काय का मतलब शरीर कैसा है इसका, ठीक है, हट्टा कट्टा मोटा दुबला कैसा है इसको देख जाए तो कैसा होगा, कोशिका। अब कोशिकी, हाँ सुकाय होता है, ठीक है। अब बात करें कोशिकीय है, ये कोशिकीय कैसे हुआ, एक कोशिकीय है या द्विकोशिकीय है, तो देखो भाई कई बार एकल भी मिलते हैं, एकल मतलब अकेला रहेगा। दूसरी चीज निवही भी मिलते हैं, निवही का मतलब, निवह का मतलब होता है कॉलोनी, निवह का मतलब क्या होता है, कॉलोनी। तीसरी चीज मतलब गैंग बना के रहेगा। तीसरी सिनोबियल, देखो निवह और सिनोबियल में क्या अंतर है। निवह का मतलब एक कोशिका है, कईयों के साथ रह रही है, ठीक है, लेकिन उसका खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, पता चलेगा कि हाँ ये कोशिका इसका हिस्सा है, आप उसे अलग करके बता सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन सिनोबियल जो कंडीशन होती है उसमें क्या है, कोशिकाएं एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा जुड़ी हुई, उलझी हुई हैं कि आप ये नहीं कह सकते इसमें एक कोशिका कायम दूसरी, आपस में वो जुड़ी हुई है। जैसे आपने पढ़ा था ना उसमें फाइकोमाइसिटीज, उमाइसिटीज में ऐसा कवक जाल होता है जिसमें कोशिकीय पट्ट नहीं होते, पट्टहीन अवस्था होती है। पढ़ा, ये मेरी आदत खराब है, मैं जो पढ़ा देती हूँ उसको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, तो अपडेट रहना, ये नहीं होना चाहिए कि हमें वो याद नहीं, ठीक है, या भूल गए। देखो भाई कवकों में भी तो पढ़ा था आपने सिनोसाइटिक कंडीशन, संकोचीय अवस्था, है ना, कि इसमें कवक जाल के बीच में कहीं कोई पट्ट है ही नहीं है, सब एक साथ चल रहा है, तो सेम कंडीशन यहाँ होती है, ठीक है। अब वहां पढ़ना है या यहाँ पढ़ना है, ये बात और डिसाइड कर लो। बात तो कोई क्वेश्चन दूसरा आया ही नहीं है, अब ये कोई क्वेश्चन ठीक। आगे बात करते हैं एकल, निवयी, सिनोबियल कंडीशन का मतलब जैसे अभी बाउचेरिया की कंडीशन बताई थी ना हम लोगों ने, ये अब बताओ इसमें आप बता पा रहे थे क्या कि अलग कोशिका कहाँ है, नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आप ये बताओ अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक मिनट